हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक नई मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग रेमेडी ऑफ होम्योपैथी वर्ल्ड, द ब्रायनिया एल्बा। तो आज हम बात करेंगे ब्रायनिया एल्बा मेडिसिन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रायनिया एल्बा मेडिसिन है उसका कॉमन नेम है वाइल्ड होप। कुकुरबिटेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है और डॉक्टर हैनीमैन ने इसे प्रूव किया है। ठीक है। ब्रायनिया के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे इसके और नए पहलू के बारे में, इसके एक दूसरे पहलू के बारे में भी इसके बात करेंगे। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे इसे थोड़ा और डेप्थ में जानने की। तो जब हम ब्रायनिया के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसके कीवर्ड के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा वर्ड है जो इस मेडिसिन के कोर को बताता है। एक्चुअली जब आप ब्रायनिया मेडिसिन को डॉक्टर कैंट की मटेरिया मेडिका से पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने शुरुआती इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही इस बात को लिखा है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति जब हमारे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, जब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, तो उसमें व्यक्ति के नेचर को जानना जितना ज़रूरी है हमारे लिए, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी व्यक्ति के जो डिजीज़ है उस डिजीज़ के नेचर को जानना कि उस डिजीज़ का पर्टिकुलर नेचर क्या है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रायनिया मेडिसिन है वो निमोनिया के लिए और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे बहुत ही अच्छा काम करती है। तो जो आप निमोनिया जो कि डायग्नोस हो गया कि हाँ ये पेशेंट जो है निमोनिया से सफ़र कर रहा है, तब हम होम्योपैथ्स के लिए ज़रूरी हो जाता है ये डायग्नोस करना कि अब ये निमोनिया किस तरह का निमोनिया है, व्हाट काइंड ऑफ निमोनिया इज़ दैट, है ना। क्या ये निमोनिया काली कार्प का निमोनिया है, क्या ये निमोनिया जो है ये ब्रायनिया का निमोनिया है, या फिर ये मर्क्सॉल का है। तो इस तरीके से, या फिर ऐसी कई सारी मेडिसिन है। तो अब उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम मेडिसिन के कोर को समझें। और जो है इसके लिए जो शब्द लिखा गया है वो है इनसिक्योरिटी, है ना। इनसिक्योरिटी के साथ जो है लोनलीनेस, दो शब्द, एक इनसिक्योरिटी, दूसरा लोनलीनेस। इनसिक्योरिटी, हाँ, इनसिक्योरिटी जो टर्म है वो मेनली और भी कई मेडिसिन जैसे आर्सेनिक एल्बम के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट की इनसिक्योरिटी है वो कुछ सीमित चीज़ों को लेकर है। वहीं आप आर्सेनिक एल्बम में जब देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ों के लिए इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी। भविष्य में जब हम आर्सेनिक के बारे में बात करेंगे तो हम उसकी इनसिक्योरिटी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं ब्रायनिया के बारे में, तो अभी हम इसकी इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस जो कि इसका डीप कोर है इस मेडिसिन का, मेंटल प्लेन पर हम उस पर बात कर रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी मेनली यहाँ पर पेशेंट में दो चीज़ों को लेकर है। पहली चीज़ इसकी इनसिक्योरिटी है फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। तो जो ब्रायनिया के पेशेंट हैं वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। हमेशा उनको ये टेंशन रहती है कि फ्यूचर में कैसे क्या होगा। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल, दूसरी इनसिक्योरिटी है वो है फाइनेंशियल, अपनी परेशानी को लेके ये फाइनेंशियली बहुत इनसिक्योर रहते हैं कि हमारे लाइफ में कभी ऐसा दिन ना आ जाए जब हमको है ना गरीबी देखना पड़े या फिर पैसों की तंगी का सामना करना पड़े। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं इनमें ये मेनली दो चीज़ें देखने को मिलती हैं इनसिक्योरिटी को लेके, कि इनसिक्योरिटी अबाउट फ्यूचर और इनसिक्योरिटी अबाउट जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको लेके इनसिक्योरिटी। ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो शब्द था लोनलीनेस, तो जो वो भी इनसिक्योरिटी से ही जुड़ा हुआ है। जो ब्रायनिया के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा सोशल पेशेंट नहीं होते हैं। ये जनरली अलग रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, और अपने आप में ये कंटेंट भी रहते हैं, यानी कि संतुष्ट रहते हैं। इन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा लोगों से जुड़ें, उन लोगों से जो है सिक्योरिटी की डिमांड करें, तो ऐसा नहीं है। हालांकि ये जो पेशेंट हैं जब इनमें ये इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है, यही इनसिक्योरिटी आप देखेंगे कि इन जो पेशेंट हैं जब ये थोड़ा सा भी बीमार हो जाते हैं, ज़रा सा भी इनको लगता है कि हम बीमार होने वाले हैं या फिर इलनेस जैसा इन्हें फील होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो ये चाहते हैं वो ये कि ये किसी भी तरीके से घर पहुंचना चाहते हैं, कि हम घर पहुंच जाएं। यहाँ पर क्या है कि हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो सबसे पहले जो पेशेंट जब भी ये इल महसूस करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने घर की ओर जाते हैं। और इसीलिए जब पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई राइज टेम्परेचर की कंडीशन में, जब पेशेंट डिलीरियम में अभी यदि जाते हैं, तो डिलीरियस कंडीशन में भी ये घर पर होकर भी घर जाने की बात करते हैं। ये एक बहुत ही फेमस सिम्टम है ब्रायनिया एल्बा मेडिसिन का, कि पेशेंट जो है घर पर होकर भी घर जाने की बात करता है कि मुझे घर जाना है, मैं आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, इवन पेशेंट इज इन होम। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हाँ, जो डिलीरियम है ये पेशेंट के डीप सीटेड इनसिक्योरिटी को बताता है ना, कि किस तरीके से पेशेंट के अंदर इनसिक्योरिटी है कि वो डिलीरियस कंडीशन में भी जो है घर पर जाने की बात करता है। और इसके अलावा अगर पेशेंट में डिलीरियम कंडीशन में आप देखेंगे तो ये पेशेंट जो है ये बिजनेस के बारे में बात करता है, अपने डिलीरियस कंडीशन में भी बिजनेस के बारे में बात करेगा, जो कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की जो इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल परेशानियों को लेकर जो इनसिक्योरिटी है, ये इसको बताते हैं कि किस तरीके से पेशेंट जो है बात जो करेगा, तो वो बात करेगा या तो अपने घर जाने को लेकर, या फिर बात करेगा वो अपने बिजनेस के बारे में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो ये तो हो गई इनसिक्योरिटी की बात। और जो दूसरा शब्द था वो था लोनलीनेस।
तो एक्चुअली में होता ये है कि जनरली ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबल पेशेंट होते हैं, अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये अच्छे से हैंडल करते हैं। लेकिन जैसे कि इनके मन में फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर इनसिक्योरिटी हमेशा चलती है, तो ये उस कंडीशन को सोचते हुए अपने परिवार में जब सबकी तरफ देखते हैं, ये सोचते हुए कि अगर कभी लाइफ में ऐसा फाइनेंशियल डिजास्टर अगर मेरे साथ हुआ, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मेरी हेल्प करेगा उस समय में, फाइनेंशियली कौन मुझे सपोर्ट कर सकता है। तो उस हालात में पेशेंट को कोई नज़र नहीं आता अपने आसपास के जो उसका फाइनेंशियल डिजास्टर की कंडीशन में उसका सपोर्ट कर सके, है ना। तो वो सपोर्टिव पर्सन उसको मिलता नहीं है, तो तब वो अपने आप को ऐसी कंडीशन में अकेला पाता है अपने आप को, कि अगर भविष्य में कभी भी फाइनेंशियली अगर परेशानियां आई, तो मुझे उसको खुद ही डील करना है ना, मुझे अकेले ही उन परेशानियों को डील करना है। तो इस तरीके से पेशेंट अपने आप को वहाँ पर अकेला महसूस करता है, और इसीलिए जो ब्रायनिया के पेशेंट होते हैं, ये कभी भी पैसों के मामले में अगर कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग, हमेशा अपने पैसे कभी लगाएंगे तो सोच समझ कर लगाएंगे कि ये पैसा मैं यहाँ लगा रहा हूँ, कहीं मेरा पैसा लॉस तो ना हो जाएगा, कहीं मेरे को यहाँ पर लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की बातें इसके माइंड में रहती हैं। टॉक में भी, अपनी बातों में भी ये जनरली जब बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं जैसे बिजनेस के में बात कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपको पैसे तो दे रहा हूँ लेकिन मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना। तो मतलब पैसा लगाएंगे तो उसका उनको जो है रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये पैसे जो उनके अगर फालतू वेस्ट हो गए हैं तो वो चीज़ इनके लिए बहुत ही मतलब परेशानी वाली होती है कि पैसे जो है हमारे वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो मेडिसिन है इसमें आपको ग्राउंडलेस फाइनेंशियल जो रुइन होता है पेशेंट का, जो पॉवर्टी का जो फियर है पेशेंट के अंदर, इस तरह की चीज़ें पेशेंट में जो है रिमार्केबली देखने को मिलती है। दैट वाई ब्रायनिया इज़ अ ग्रेट रेमेडी फॉर ग्राउंडलेस फियर ऑफ पॉवर्टी, है ना। जहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है किसी भी तरह का, कि जहाँ तक कि पेशेंट जो है वो जो फाइनेंशियली सिक्योर भी है, ऐसा नहीं है कि वो गरीब है। मुझे याद आ रहा है इस समय पे मेरा एक केस, जहाँ पर मेरी एक पेशेंट थी, रिंगवॉर्म जो है उसको था, काफ़ी टाइम से वो रिंगवॉर्म से, लगभग 3-4 साल से वो रिंगवॉर्म से सफ़र कर रही थी, और वो अपने प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर आई थी। तो उसने बोला कि मैं काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ लेकिन मेरा जो है रिंगवॉर्म ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने उसके प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन देखे, जो भी मेडिसिन थेरापेटिकली हो सकती थी वो लगभग मेडिसिन उस प्रिस्क्रिप्शन में थी। तो तो वो बोली कि क्या मेरा रिंगवॉर्म ठीक हो जाएगा। मैं उसका केस लिया तो तब उस पेशेंट ने मुझे एक बात बताई कि मुझे बहुत डर लगता है कि मैं भविष्य में कभी गरीब नहीं होना चाहती। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हमेशा ये डर सताता है कि कभी ऐसा दिन ना आए कि मैं भविष्य में गरीब भी देखूं। तो मैंने सोचा शायद पेशेंट ने कभी ऐसी परेशानी से सामना किया होगा या कभी देखी होगी अपनी लाइफ में इस तरह की परेशानी, इसलिए शायद इस तरह की समस्या जो है इसके माइंड में चल रही हो। तो फिर मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके पूछा, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर आपने परेशानी को लेकर तंगी देखी हो या फिर पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आई हो? तो उसने कहा नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं लाइफ में हमेशा अच्छे परिवार से रही, कभी परेशानी की समस्या मुझे आई नहीं, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानती कि मुझे ये जो है फ़ियर क्यों है कि मैं लाइफ में कभी गरीब ना हो जाऊँ। तो यहाँ पर जो चीज़ थी वहाँ पर ये थी कि ग्राउंडलेस फ़ियर ऑफ पॉवर्टी जो है पेशेंट के अंदर रिमार्केबली देखने को मिला था। उसके अलावा कुछ सिम्पटम जो थे वो जो कि ब्रायनिया से मैच खा रहे थे, हालाँकि रिंगवॉर्म जो उसका पैथोलॉजी थी वो वहाँ कवर नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी सारी मेडिसिन दी जा चुकी हैं, क्यों ना ब्रायनिया ही इसको दी जाए। तो उस समय पता नहीं क्यों लेकिन मैं उस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ये मेडिसिन जो है ये ज़रूर वर्क करेगी। देन बाद मैंने उसको वो मेडिसिन दी और 1 महीने बाद ही जो है उसका जो रिंगवॉर्म था 90% वो रिंगवॉर्म ठीक हो गया। देन मैंने डॉक्टर ईबी नैश की मटेरिया मेडिका पढ़ी और उसके बाद उन्होंने देखा था कि अगर आप ब्रायनिया से जो कंडीशंस आती जिस तरह की डिजीज़ है उनकी रिकरेंसी को समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक सल्फ़र का डोज़ लें। देन मैंने उस पेशेंट को सल्फ़र 200 का एक डोज़ दिया हुआ, आज तक वो पेशेंट जो है मेरे कॉन्टैक्ट में है। तो इस तरह से जो है क्या है, कभी-कभी हम लोग जो अपनी पिक्चर बनाते हैं, ड्रग पिक्चर बनाते हैं, उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, हम उन चीज़ों को कई बार जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। हालाँकि कई बार पेशेंट हमारे सामने बैठ के ब्रायनिया का होकर भी चला जाता है और हम उसको ब्रायनिया जो है प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमारी जो इमेज बनी हुई है ब्रायनिया की, उस इमेज में अगर वो पेशेंट फिट नहीं बैठा, तो हम उसको कभी ब्रायनिया नहीं देंगे। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी जो है ब्रायनिया का पेशेंट पीता है, पर असल में आप देखेंगे कि ब्रायनिया इसके अलावा ड्राई माउथ के साथ रसलेस रेमेडी भी है ना।
ड्राई माउथ है, उसके बाद भी रेमेडी जो है थ्रसलेस है। तो इस तरीके से अगर थ्रसलेस पेशेंट है तो आप कभी उस पेशेंट को ब्राइनिया नहीं देंगे, जबकि वो जो मेरी पेशेंट थी वो थ्रसलेस पेशेंट थी। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि हमको अपनी एक मटेरिया मेडिका फॉर्म करनी है। अपनी मटेरिया मेडिका बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कोई भी वो वाले सिम्टम डाल दें जो कि प्रूव ही नहीं हुए हैं या कभी है ही नहीं, किसी लिटरेचर में या किसी ऑथर ने उसके बारे में बात नहीं की है, या फिर हम उस मटेरिया मेडिका में उन सिम्टम को इंक्लूड ना करें जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे कि अगर कोई पेशेंट को ब्राइनिया दी है और सामने वाले से आपने डिस्कस किया कि मेरा जो पेशेंट था वो थ्रसलेस पेशेंट था, तो अब जो ब्राइनिया की इमेज हमारे माइंड में सेट है तो सामने वाला यही बोलेगा कि आपने थ्रसलेस कंडीशन में ब्राइनिया दे दी, ऐसे कैसे आपने ब्राइनिया दे दी। तो हमें इस तरीके से खारिज नहीं करना है, उस सिम्टम को तब तक खारिज नहीं करना है जब तक कि वो जो सिम्टम है हम उसको पूरी तरीके से टटोल ना लें और सारी मटेरिया मेडिका में देख ना लें कि क्या ये सिम्टम भी मटेरिया में कवर करती है ये रेमेडी। या फिर रिपर्टरी में जाकर भी आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरह के कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम आपको मटेरिया मेडिका में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप एक ऐसी मटेरिया मेडिका फॉर्म करें जहाँ पर कि आपकी हर तरह के पहलुओं को जो मेडिसिन है कवर करती हो। और ऐसा होगा तब जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कई सारी चीज़ें एक ऑथर्स में नहीं मिलती हैं, काफ़ी सारे दूसरे ऑथर्स को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर भी है। तो ऐसा तभी होगा जब हम मल्टीपल ऑथर्स को पढ़ें, डिफरेंट लिटरेचर्स को पढ़ें, तो हम जो है दूसरे पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे ब्राइनिया की इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस के बारे में। तो जब इनसिक्योर पेशेंट है, मैंने आपको बताया किस चीज़ को लेकर इनसिक्योर है और कहाँ पर उसकी जो है लोनलीनेस है, किस चीज़ों को लेकर है। अब हम बात करेंगे इसके और सिम्टम के बारे में जो कि इसके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है और इस मेडिसिन की थीम को बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट सिम्टम जो कि इसका बहुत ही प्रोमिनेंट है वो है एग्रावेशन फ्रॉम मोशन। जिस चीज़ के लिए ये मेडिसिन जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली जानी जाती है। तो चूंकि हम मेंटल लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम एग्रावेशन ऑफ फ्रॉम मोशन के लिए जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे तीनों लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम माइंड के लेवल पर जब ब्राइनिया की पैथोलॉजी को देखेंगे तो यहाँ पर भी पेशेंट को मोशन से एग्रावेशन देखने को मिलेगा, वहीं इमोशनल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। मेंटल लेवल पे आप इस चीज़ को डलनेस के रूप में देखेंगे, स्लगिशनेस के रूप में देखेंगे, जहाँ पर पेशेंट जो है वो किसी भी तरह की मेंटल एक्टिविटी नहीं करना चाहता है। अगर आप उस पेशेंट से ये भी पूछेंगे कि तकलीफ क्या है तुमको या परेशानी क्या है तुमको, तो वो चीज़ भी उसको जो है परेशान करेगी, वो चीज़ भी उसको डिस्टर्ब करेगी। वो नहीं चाहता है कि आप उससे किसी भी तरह का क्वेश्चन करें, छोटा से छोटा कन्वर्सेशन भी उसके लिए एक बहुत ही मतलब डिपिकल हो जाता है एकदम। उसके ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, बस ये यहाँ से चले जाएं। तो मेंटल लेवल पे वो किसी तरह की एक्टिविटी नहीं चाहता है, वहाँ पर भी एकदम माइंड जो है वो उसका डल देखने को मिलेगा। वहीं जब आप इमोशनल लेवल पे इसकी बात करेंगे तो इमोशनल लेवल पे भी आपको जो है मोशनलेस पेशेंट देखने को मिलेगा। अगर इस तरह के पेशेंट को आप उसके डिजीज कंडीशन में किसी भी तरीके से कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप उस पेशेंट के साथ किसी भी अपने वेल इंटेंशन के साथ अगर उसका पेशेंट की हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो पेशेंट जो है उस हेल्प में भी उसको इरिटेशन होगा, उसको एंगर होगा, उसको नाराजगी होगी इस बात को लेके कि मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प, इमोशनली भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। इवन उसको उसके पेरेंट्स भी, अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब है तो अपने पेरेंट्स को भी वो उस वक्त उसे डिस्टर्बेंस लगेंगे कि भाई आप भी यहाँ मत बैठिए, मम्मी पापा आप भी जाइए, यहाँ लाइट बंद कर दीजिए, मेरे को बिल्कुल अंधेरे में रहना है, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो इमोशनल लेवल पे भी यहाँ पर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगी, स्ट्रेसेस देखने को मिलेगा, किसी तरह का इमोशनल अटैचमेंट या अफेक्शन उस वक्त उस पेशेंट को नहीं चाहिए, कोई कंसोलेशन नहीं चाहिए। लाइट बंद कर दो, यहाँ पर लाइट बंद करने से एक्चुअली होगा क्या कि उसकी जो आयरिस है, जो अकोमोडेटरी मसल्स हैं, वो उन पर भी जो है जोर नहीं देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर भी मोशन से एग्रावेशन है पेशेंट को। यहाँ पर क्या होगा, अगर आयरिस भी मोशन कर रही है ना, जो अकोमोडेटरी मसल्स हैं आई की, उनके मोशन से भी पेशेंट को जो है एग्रावेशन हो रहा है। तो इसलिए जो फिजिकल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको इस लेवल पर देखने को मिलेगा कि लाइट से भी पेशेंट को जो है क्या है, मोशन से एग्रावेशन हो रहा है। तो अब हमको केवल मोशन एग्रावेशन, हम ब्राइनिया के बारे में जानते हैं कि मोशन एग्रावेशन है, लेकिन अब समय है कि हम उसको और ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में जाके देखें और समझें कि मोशन से एग्रावेशन पेशेंट को किस हद तक है। तो एम्यूरेशन, वहीं अपन एम्यूरेशन की बात करेंगे तो पेशेंट को चाहिए कि अब उसे बिल्कुल कीप क्वाइट, शांति से बिल्कुल छोड़ दिया जाए, बिल्कुल भी जो है उसको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना किया जाए, किसी भी तरीके से उसको जो है परेशान ना किया जाए।
तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जिसके लिए हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो तीसरी इसकी चीज़ है वो है एम्यूलेशन बाय प्रेशर। तो असल में ये भी मोशन का ही एक पार्ट है, जहाँ पर जो मोशन एग्रावेशन है, जबकि पेशेंट चाहता है कि वो जो पार्ट अफेक्ट है उस पार्ट को जो है बहुत हार्ड प्रेशर के साथ जो है उसको बांध दिया जाए, या फिर पेशेंट जिस जगह पेशेंट को परेशानी है, जहाँ पर पेशेंट को जो है पेन है, वो उसी साइड पर जो है लेटेगा, जिससे कि क्या होगा कि वो जो पार्ट है वो कंप्रेस हो जाए, दब जाए। अगर आप किसी चीज़ को कस के पकड़ लें, दबाकर पकड़ लें, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि उसमें मोशन नहीं हो पाएगा। तो उस मोशन को रोकने के लिए ही यहाँ पर जो है वो हार्ड प्रेशर लगाया जा रहा है, और इसीलिए प्रेशर से जो है इस पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है। तो आप इसको डेप्थ में जाके जब समझेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट का जो हार्ड प्रेशर देने का जो वजह है, प्रेशर से एम्यूलेशन की जो वजह है, वो अल्टीमेटली जो है एम्यूलेशन फ्रॉम बाय प्रेशर इसलिए है क्योंकि वो मोशन उसमें किसी तरीके का ना हो। ठीक है, अब चूंकि अपन मॉडलिटी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो इसकी मॉडलिटी ही इतनी खास है जिसके लिए ये रेमेडी जो है तुरंत माइंड में आती है। जैसे कि अगर अपन ने अभी बात की कि मोशन से एग्रावेशन है, इसके अलावा पेशेंट को और भी चीज़ें हैं जिनसे एग्रावेशन है। हम केवल मोशन को याद रखते हैं, लेकिन वो भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि मोशन। जैसे कि मैंने बात की अभी मोशन के बारे में, तो वैसे ही मैं बात करना चाहूँगी ईटिंग के बारे में। जब भी ये पेशेंट जो है कुछ भी खाएगा या पिएगा आफ्टर ईटिंग, इस जो पेशेंट है उसमें आपको एग्रावेशन देखने को मिलेगा। उसके कोई भी सिम्टम हो, चाहे उसके हेडेक सिम्टम हो, उसके गैस्ट्रिक सिम्टम हो, उसके किसी भी तरह के सिम्टम हो, उन सभी सिम्टम में जो है पेशेंट में एग्रावेशन देखने को मिलेगा जस्ट आफ्टर ईटिंग। और जैसे ही स्टमक जो है एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा आफ्टर डाइजेशन, पेशेंट फील बेटर। ठीक है, तो इस तरह से जो ईटिंग में एग्रावेशन, आफ्टर ईटिंग एग्रावेशन देखने को मिले आपको, मोशन से पेशेंट में एग्रावेशन देखने को मिले, है ना, अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन देखने को मिले। हालांकि कई बुक्स में जो है इवनिंग एग्रावेशन के बारे में भी बात की गई है ना। आफ्टर 3 AM एग्रावेशन देखने को मिले। तो मॉर्निंग में, इवनिंग में भी कई पेशेंट को देखने को मिलता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा रिमार्केबल है। जब पेशेंट सुबह सोकर उठता है उस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो उसका एग्रावेशन पीरियड होता है। मॉर्निंग पीरियड पेशेंट मॉर्निंग में कई बार जो आसपास के उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो शिकायत करते हैं कि जब ये मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो इनका बिहेव बड़ा अजीब सा होता है। हम ये हमारी तरफ इस तरीके से देखते हैं जैसे ही हमको पहचानते ही नहीं है। इनको बड़ा सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर मेंटल जो है, वहाँ पर क्या है कि एक्चुअली में कंजेशन होता है। उस कंजेशन की वजह से पेशेंट में कन्फ्यूज़न पैदा होता है। कन्फ्यूज़न की वजह से और स्लगिशनेस की वजह से पेशेंट को जो है टाइम लगता है समझने में, और अपने आसपास के लोगों को भी बड़े वो अचरज के साथ इस तरीके से देखता है कि सामने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मेंटल लेवल पे ही हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर अपनी परेशानी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमेशा अपनी बीमारी के लिए ये दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि जो हुआ इसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ। तो ये चीज़ भी आपको पेशेंट में देखने को मिले। उसके अलावा जो है पर्सपायरेशन से भी इनको जो है एम्ब्ल्यूरेशन है, एम्ब्ल्यूरेशन इनको देखने को मिलेगा। पर्सपायरेशन से जब इनको पसीना आ जाता है तो ये पेशेंट एम्ब्ल्यूरेट महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है ड्राइनेस, जो कि ये बहुत ही अच्छे से कवर करती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है लिप टू रेक्टम पेशेंट में, है ना, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी। ये ड्राइनेस के लिए मेडिसिन जानी जाती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से ये म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस कॉज करती है, उसी तरीके से सीरस मेम्ब्रेन में और जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है उनमें इफ्यूज़न पैदा करती है ना, डुअल एक्शन। अभी आगे चल के अपन बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात करेंगे जिनमें कि आपको डुअल मॉडलिटी भी देखने को मिलेंगी, डुअल एक्शन देखने को मिलेगा। तो जो ड्राइनेस ये जो है ये मेडिसिन म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉज करेगी, तो आप देखेंगे कि पेशेंट को लिप में जब आप लिप से स्टार्ट करेंगे तो लिप को जो है कैसे क्रैक मिलेंगे, ड्राई मिलेंगे, पास्ड मिलेंगे, एकदम छिले हुए। आपको लगेगा कि हाँ, लिप्स को देखते ही आप समझ जाएंगे कितनी ड्राइनेस है। वहीं माउथ कैविटी भी जो पेशेंट की हुई है, माउथ जो होगा वो ड्राई होगा पेशेंट का। ठीक है, वहीं पर आप जो बात कर रहे हैं माउथ की, तो माउथ में ड्राइनेस के साथ जो है पेशेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली एप्टे देखने को मिलते हैं। थ्रॉट, स्पेशली थ्रॉट में वाइट आपको डॉट जैसे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के एप्थे जो है इन पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर जब आप बात करेंगे स्टमक के लेवल पे, तो स्टमक में भी पेशेंट की ड्राइनेस होती है। दैट बाय पेशेंट इज थर्स्टी फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। पेशेंट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में वाटर जो है इनटेक करता है, क्योंकि यहाँ पर उसके स्टमक में भी जो है ड्राइनेस है। इसके अलावा जब आप रेक्टम की बात करेंगे तो रेक्टम में भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी। लैक ऑफ सिक्रेशंस की वजह से जो है यहाँ पर आपको जो है स्टूल देखने को मिलेगा। वो कैसा मिलेगा आपको, बहुत ही हार्ड देखने को मिलेगा, ड्राई एज इफ बर्न्ड। ठीक है, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो इस तरीके से आपको जो है ड्राइनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब आप ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे तो यहाँ पर कफ भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो ड्राई कफ देखने को मिलेगा, ड्राई हार्ड कफ देखने को मिलेगा।
विदाउट एक्सपेक्टोरेशन, और यदि एक्सपेक्टोरेशन है भी तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में रस्टी एक्सपेक्टोरेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से ड्राइनेस आप इसकी हर पैथोलॉजी पर देख रहे हैं, पेशेंट इवन इमोशनली भी ड्राई होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों से इनको इमोशन अफेक्शन की ज़्यादा चाहत नहीं होती है, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है, तो इमोशनल लेवल पे भी ड्राई है पेशेंट, एज वेल एज इनकी पैथोलॉजी में भी इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन आर एक्सट्रीमली ड्राई ड्यू टू लैक ऑफ सिक्रीशंस। तो ये भी इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि पेशेंट में जो है ड्राइनेस देखने को मिलती है, सीरस मेम्ब्रेन में एफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो अपन बात करेंगे वो है स्टिचिंग पेन, बहुत कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायनिया मेडिसिन के साथ के इसमें जो पेन है वो स्टिचिंग टाइप के देखने को मिलते हैं। स्टिचिंग मतलब किसी चीज़ को जब सिलते हैं तो सुई को कपड़े के एक तरफ डाल के दूसरी तरफ जो निकाला जाता है, तो इस टाइप के जो पेन है वो स्टिचिंग पेन देखने को मिलते हैं जो है ब्रायनिया में। हालांकि काली कार्ब जो मेडिसिन है वो भी अपने स्टिचिंग पेन के लिए जानी जाती है, लेकिन अपन को कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर अपन को काली कार्ब को अपन को ब्रायनिया से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ब्रायनिया है वहाँ पर मोशन से एग्रावेशन है, इसलिए पेशेंट जब भी एक भी सांस लेता है, हर एक ब्रीड के साथ पेशेंट को जो है एग्रावेशन होता है, उसको चेस्ट पेन एग्रावेट करता है हर एक सांस के साथ। लेकिन काली कार्ब का इस एग्रावेशन मोशन के एग्रावेशन से या रेस्पिरेशन से उसमें आपको कोई जो है उसका रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं जो ब्रायनिया का पेशेंट है उसमें स्टिचिंग पेन के साथ एम्ब्यूरेशन है प्रेशर से, वहीं काली कार्ब में आपको एम्ब्यूलेशन वाइब प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप काली कार्ब को ब्रायनिया मेडिसिन के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एट द सेम टाइप ऑफ पॉइंट स्टिचिंग पेन। ठीक है, तो ये अपन ने बात की स्टिचिंग पेन के बारे में, है ना। और इसके अलावा इसके जो एलिमेंट हैं, मेनली इसके जो कॉज हैं वो है कोल्ड एक्सपोजर हो जाए बहुत ज़्यादा, या फिर एक्सर्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाए, और उस एक्सर्शन के बाद जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है उसके बाद जो है इस पेशेंट में जो है मोटिफिकेशन है, चेगरीन है, और भी ऐसी कई चीज़ें उसके बाद पेशेंट में जो है सिम्टम देखने को मिलते हैं। अपन ने एकोनाइट मेडिसिन के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी, तो अपन ने देखा था कि जो एकोनाइट मेडिसिन है वहाँ पर पेशेंट को जो सिम्टम आते हैं वो वायलेंट सडन सिम्टम देखने को मिलते हैं। वहाँ पर अपन को यहाँ पर पैथोलॉजी तुरंत डेवलप होती है, तुरंत ही जो है अपन को सिम्टम देखने को मिलेंगे। बेलाडोना में भी जो सिम्टम है वो तुरंत आपको सडनली देखने को मिलेंगे, वायलेंट के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन ब्रायनिया केस में ऐसा नहीं है, ब्रायनिया उतनी फास्ट एक्टिंग रेमेडी नहीं है जितनी कि बेलाडोना और एकोनाइट है। तो चूंकि अपन ब्रायनिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रायनिया की जो पैथोलॉजी डेवलप होगी वो बहुत ही आराम से धीरे धीरे डेवलप होती है, जहाँ पर आपको सडनली टाइम देखने को नहीं मिलेगा कि अभी पेशेंट गया था बाहर और 1 घंटे के अंदर ही पेशेंट के अंदर सिम्टम डेवलप हो गए। तो इस तरह के जो है आपको सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर मेनली सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि कई बार एक्सपोजर हो गया, या फिर कई बार जो ठंडी गर्मी हो जाती है, जैसे कि कई बार अपन जब घर पर जाते हैं धूप से, तो पेरेंट्स अपन से को बोलते हैं कि अभी धूप से आए हो, पसीने में गीले हो, अभी आप कूलर के सामने मत बैठो, कूलर की हवा मत खाओ, एसी की हवा मत खाओ, तुरंत फ्रिज का पानी निकाल के मत पियो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार अपन एकदम से गर्मी से आके और सडनली ठंडा पानी पी लेते हैं, और उसके बाद जो है कंप्लेन आ गई, है ना। या फिर हम कुछ ठंडा खा पी के सडनली गर्मी में चले गए, तो उसके बाद सडन टेम्परेचर जो चेंज हुआ, है ना, तो उसकी वजह से जो सर्दी अपन को सर्दी हो गई या फिर कोई और सिम्टम आ गए, तो उसके लिए भी ब्रायनिया जो है वो बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है। ठीक है, तो अभी अपन ने बात की है इसके थीम के बारे में और इसके एक पॉइंट के बारे में जो कि इस पूरी मेडिसिन को समझा है। तो इसके बाद जो हम आगे इसका फिजिकल लेवल पे जो है हम बात करेंगे, तो मैं सोच रही थी कि इसका एक सेकंड वीडियो बनाया जाए जिसमें कि इसके आगे फिजिकल लेवल पे जो कंप्लेन आ रही है कैसे आ रही है और किस तरीके से पैथोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, क्यों पेशेंट के अंदर जो है मोशन से एग्रावेशन है, और किस तरीके से डुअल पैथोलॉजी अपन को देखने को मिलेगी, किस तरीके से अपन को प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन देखने को मिलेंगे। इन सब के बारे में अपन सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू दोस्तों, enjoy this video. Okay.